हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का 800 प्लस मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और ये 800 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से लिए गए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चंस को सही करना चाहते हैं तो आप इन 800 क्वेश्चंस का वीडियो देख लीजिए, मतलब इन 800 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। आपके सोशल साइंस के एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है, मतलब 40 मार्क्स आपको उन 80 क्वेश्चंस में से मिलेंगे। तो मैं आपको टोटल 800 क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि 100% आपके जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। ये इसका पार्ट 1 है। मैं इसका 10 पार्ट करवाने वाला हूँ। एक क्लास में मैं आपको 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 10 क्लास में आपके टोटल 800 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसलिए आप इन 800 क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इनमें से कई क्वेश्चंस का आपको आंसर पहले से पता होगा, तो आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चंस नए होंगे तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से लिए गए हैं। तो लास्ट में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप एक एक प्रश्नों को रट जाओ। 100% आपके एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके अन्य पार्ट की वीडियो को देखना चाहते हैं, इसके सभी पार्ट के 800 क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो ये आपको 10 क्लास में मिलेंगे। और ये सोशल साइंस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्वेश्चंस की वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास 10th के बहुत सारे नोट्स और PDF बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आप अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसका PDF जरूर पढ़िएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है साइंस सोशल साइंस को, अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है, आप इन क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ अच्छे से इन क्वेश्चन को समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, या फिर रूस और जर्मनी के बीच। तो यह जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी यह रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रूस और जर्मनी देश के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क नामक संधि हुई थी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो मार्च 1946 इसमें फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, तो उस समझौता को कौन से नाम से जाना जाता है। तित्सिन समझौता, कैंटन समझौता, होचिमिन समझौता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों समझौता उस नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। इनमें से ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता के नाम से जाना जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। यह जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जनता के द्वारा किया गया था, तो वह जो प्रस्ताव था वह कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 लाहौर में, 1933 कलकत्ता में, 1931 कराची में, या फिर 1924 बेलगांव में। तो यह जो वार्षिक अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह 1929 ईस्वी में लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर के पारित अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1929 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वह किसान आंदोलन के द्वारा किसके द्वारा दी गई थी, किसके दौरान दी गई थी। बारदौली के द्वारा, अहमदाबाद के द्वारा, खेड़ा के द्वारा, या फिर चंपारण के द्वारा। तो बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बारदौली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली के आंदोलन में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। जो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। 1838 में, 58 में, 1881 में, या फिर 1911 ईस्वी में। तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी में।
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? जो पूंजीपति वर्ग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? मध्यम वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, या फिर इन सभी वर्ग का? तो जो पूंजीपति वर्ग थे वे सबसे ज़्यादा कृषक वर्ग का शोषण करते थे। तभी तो चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती करवा के वे कृषक लोगों को बहुत ही बुरी तरह से उनको शोषित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा कृषक वर्ग का शोषण हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वह क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, या फिर भौगोलिक क्रांति? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था अर्थात हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र में सबसे बड़ी होने वाली क्रांति थी वह औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में ही परिवर्तन ला दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? जो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी वह किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, या फिर 80 के दशक में? तो भूमंडली की शुरुआत 1990 के दशक में ही हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान पुस्तक की, गीता पुस्तक की, हदीस पुस्तक की, या फिर बाइबल पुस्तक की? तो हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी वह कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में, या फिर अमेरिका में? तो सर्वप्रथम मुद्रण का बात है कि सर्वप्रथम जो प्रिंटिंग का हुआ था आविष्कार, वह सबसे पहले विश्व में उसका शुरुआत कहाँ हुआ था? प्रिंटिंग का। तो विश्व में जो सबसे पहले प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ था वह चीन देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? अर्थात मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को कौन नष्ट कर देता है, कौन बाधित कर देता है? तो उस रसायन का नाम क्या है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, या फिर फॉस्फोरस? तो यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वह एंड्रीन है। वही रसायन उसको प्रक्रिया को बाधित कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन। मेंढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन है वह रसायन एंड्रीन है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? जब बिहार में अति जल दोहन हो रहा है तो उस अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, या फिर लोटा का? आर्सेनिक या फिर लोटा का, यह भी एक तत्व का नाम है। तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक तत्व का बहुत अधिक संकेंद्रण बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है। संविधान की धारा का संबंध है। जो संविधान है, आप जानते हैं कि भारत में एकता का संविधान है। तो ये जो संविधान है इसकी धारा का संबंध क्या है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से? तो संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा का संबंध है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? अर्थात बिहार का ऐसा कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है जिसने क्षेत्र में वन का फैलाव है, अर्थात उतने क्षेत्र में वन है? 15% में, 20% में, 10% में, या फिर 7% में? तो बिहार के कुल 7% में ही भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अर्थात बिहार के कुल 100% में से सिर्फ 7% ही एक ऐसी भूमि है जितनी भूमि में वन अर्थात जंगल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7%। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये 4 खनिज का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम अगर आपको बनाना है तो इनमें से किस खनिज की आवश्यकता पड़ेगी एल्यूमिनियम को बनाने में? मैंगनीज की, टीन की, लोहा की, या फिर बॉक्साइट की? तो जो एल्यूमिनियम है यह बॉक्साइट का ही एक अयस्क है। तो बॉक्साइट का ही इसमें जरूरत पड़ता है, इसी खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम को बनाने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक खनिज है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना है? अर्थात भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त, सूर्य की धूप से प्राप्त होती है। तो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर मेघालय में? तो आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत दूर दूर तक सहारा रेगिस्तान है, मरुस्थल होते हैं, और उन मरुस्थलों में जो सूर्य का प्रकाश होता है वह बहुत ही तेजी से होता है। उन जगह पर सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं।
निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? अर्थात इन चारों उद्योगों में से ऐसा कौन सा उद्योग है जो बहुत ही छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है वह खिलौना उद्योग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? यहाँ विकामिन लिखा हुआ है, यहाँ विकसित होना चाहिए था कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो कि विकसित हैं। 10 क्षेत्र, 7 क्षेत्र, 15 क्षेत्र या फिर 5 क्षेत्र। तो देश के कुल 5 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो कि विकसित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अर्थात जो बिहार है उस बिहार में रेल मार्ग की जो सीमा है उस रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5243 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या फिर 8500 किलोमीटर। तो बिहार की सीमा में जो रेल मार्ग की कुल लंबाई है वह 6283 किलोमीटर अर्थात 6283 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है बिहार में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह एक विधि का नाम है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ाया था, हैस्यूर विधि, तल चिन्ह की विधि। तो ये जो विधि है उसकी सहायता से किस स्थान पर विशेष की मापी गई ऊंचाई जो होती है उस ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या फिर त्रिकोणमितीय संश्लेषण। तो जो तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होता है स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, विभाजन नहीं विभाजन होना चाहिए था, कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार नहीं मिलना। तो जब लैंगिक विभाजन का बात किया जाता है, जब लिंग का बात किया जाता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका का ही हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? अर्थात ये 4 कथन और पूछा जा रहा है कि इन चारों कथन में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि भारतीय संविधान के बारे में सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं, बस आपको ध्यान से चारों कथन को पढ़ना है और जो सा कथन रहेगा उसको आपको सही कर देना है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है, या फिर महिलाओं को आज़ादी नहीं देती है, या फिर महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है। तो यहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार सभी को है, तो यह कथन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, नहीं, यह भी कथन गलत हो जाएगा। और यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही पंक्ति हो जाएगा, जो सही कथन हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं होती है, एक लोकतांत्रिक देश है भारत देश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता, यह कथन भारतीय संविधान के अनुसार सही है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह देश की एकता को कमजोर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, देश की एकता को कमजोर करती है। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति किस लिए माना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति जो मनाया जाता है वह किस लिए जाना जाता है? भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 1975 ईस्वी में, देश में आपातकाल लागू हुआ था, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था, अकाल पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया है? अर्थात इन चारों में से बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? यह जो नर्मदा घाटी परियोजना है, यह परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यह जो नर्मदा घाटी परियोजना है यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि यह जो घाटी परियोजना है इसका लाभ तमिलनाडु राज्य को भी मिलता है, केरल राज्य को भी मिलता है और कर्नाटक राज्य को भी मिलता है। इसीलिए जो नर्मदा घाटी परियोजना यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन तीनों राज्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किस नहीं किसे माना जाता है कि निम्न में से किसको लोकतंत्र का प्राण ही माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को? तो राजनीतिक दल के बनाम कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है, इसलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को ही माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है।
दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, अर्थात इन तीनों में से किस पर दल बदल कानून लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर इनमें सभी पर। तो दल बदल कानून लागू होता है वह सांसदों और सिर्फ विधायकों पर ही लागू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? तो जो जनता दल यू था, उस यू पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में, 99 में, 2003 ईस्वी में, या फिर 2004 ईस्वी में। तो जो जनता दल यू पार्टी का गठन हुआ था, जनता दल यू पार्टी का, उसका गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1999 ईस्वी में जनता दल पार्टी का गठन हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थात इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे प्राथमिक क्षेत्र होता है वह कृषि क्षेत्र होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वह द्वितीय क्षेत्र होता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है वह तृतीय क्षेत्र होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमेशा कृषि क्षेत्र को रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो परिवहन यातायात से रिलेटेड क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। अर्थात जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जान रहे हैं कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय ही अधिक है तो वह जरूर देश विकसित देश होगा, जैसे कि अमेरिका देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका कैसा देश है? तो अमेरिका एक विकसित देश है। और यह भारत कैसा देश है? तो भारत एक विकासशील देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होगी उस देश के जो नागरिक होंगे वे विकसित होंगे। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये बिहार में कुल 38 जिले हैं। आपको अच्छे से याद रखना है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं, और उन 38 जिलों में से 4 जिला का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अर्थात इनमें से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, कौन से जिले के राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना, गया, शिवहर, या फिर नालंदा? तो जो पटना राज्य है, जो कि बिहार राज्य की, जो पटना जिला है जो बिहार राज्य की राजधानी है, उसी की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अर्थात सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये सभी क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक होता है वही हम लोगों का नोट जारी करता है। और आपने अगर कभी भी किसी भी नोट को 10 या 20 के नोट को ध्यान से देखा होगा तो उस पर लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारे देश में नोट को लागू करती है, नोट को जारी करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। व्यवसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब मिला था? जो व्यवसायिक बैंक थे उनको सर्वप्रथम जो राष्ट्रीयकरण मिला था वह कब किया गया था? 1966, 1980, 1969 या फिर 1975 ईस्वी में? तो व्यवसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1969 ईस्वी में व्यवसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, या फिर इनमें से सभी? तो आप जानते हैं कि कोयला से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पेट्रोलियम से भी और विद्युत से भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, सभी के सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत ही है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये कंपनियों का नाम दिया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सभी देशों में चलती है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, या फिर इनमें से सभी? तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी, कोका कोला भी। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी की सभी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वह 17 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, या फिर 22 अप्रैल को? तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? अर्थात अगर आप किसी वस्तु लेते हैं या किसी सेवा को लेते हैं तो उस वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो, तो जो उपभोक्ता होगा, जो उस वस्तु को खरीदने वाला होगा, वह उस बात की शिकायत कहाँ कर सकता है? जिला फॉर्म में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर 15 लाख 20 लाख से 1 करोड़ से कम होगा तो वह राज्य आयोग के अंतर्गत उसकी शिकायत कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य आयोग में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? जो सुनामी है, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। तो समुद्र में भूकंप आती है तभी सुनामी आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है।
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? जो भूकंप केंद्र पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उस स्थित केंद्र को अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर है, हंस है, मयूर है, फिर तोता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, अर्थात उस राज्य में सबसे अधिक वन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में वन है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था कि जो बिहार है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में कुल 7% में ही वन का विस्तार है, लेकिन भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है उस मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत के अलावा और कहीं नहीं में मिलता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ? तो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घड़ियाल। घड़ियाल जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। टैक्सोल का उपयोग होता है, ये जो टैक्सोल है इसका उपयोग किस में होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, फिर टीबी के लिए? तो ये जो टैक्सोल है इसका उपयोग कैंसर रोग में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। चरक का संबंध किस देश से था? ये जो चरक थे इनका संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या फिर नेपाल से? तो चरक का संबंध भारत देश से ही था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत से। चरक का संबंध भारत देश से था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, अर्थात वन को बचाने एवं वन का प्रबंधन करने की दृष्टि से ध्यान रखने के लिए इसका जो वर्गीकरण किया गया कितने वर्गों में किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कुल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कुल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है उस मध्य प्रदेश राज्य में भौगोलिक दृष्टि से वन का विस्तार सबसे अधिक है, और उसी में हमने आपको बिहार में प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार भी बता दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 7%, ना ही 15, ना ही 21 और ना ही 20, क्योंकि जो बिहार है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन का विस्तार है, 7% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, अर्थात जो वन स्थिति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना वन का विस्तार है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो वन स्थिति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, यह जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध किससे है? मृद, वन्य जीवों तथा यहाँ पर तुकृक नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए था। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से धारा 21 का संबंध है। मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से? तो जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान की धारा का 21 का संबंध है हमारे सभी जितने वन्य जीव होते हैं सभी की संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का बचाव। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अर्थात यह जो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संरक्षण का उद्देश्य ही था धारा 21 का निर्माण करना। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण था उसको लेकर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन का नाम था विश्व आपदा कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कन्वेंशन हुआ था उस कन्वेंशन का नाम था विश्व आपदा कन्वेंशन। मैंग्रोवेस
में सबसे अधिक विस्तार है। ये जो मैंग्रोव्स है, इस मैंग्रोव्स में सबसे अधिक विस्तार किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या फिर पूर्वोत्तर राज्य में। तो जो मैंग्रोव्स है, इन मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? अर्थात आज से 21 साल पहले भारत में जब 2001 ईस्वी चल रही थी तो उस समय भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20% या फिर 20.60%? तो भारत में 2001 में कुल 20.60% में भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था, लेकिन अब 0.5% घट के 20.55% हो गई। इससे कुछ वर्षों पहले में हमने आपको पढ़ा दिया है। 2001 के अनुसार अगर पूछेगा तो 20.60% होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 2001 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार था 20.60%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? अर्थात जो पूर्वोत्तर राज्य है, उन पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03% या फिर 60.11%? तो वह जो 188 आदिवासी जिलों के प्रदेश का कुल क्षेत्र है, उसका कुल 60.11% में वन का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60.11%, 11%। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि परिवर्तित हुआ है? अर्थात 1951 ईस्वी से लेकर के 1980 तक, मतलब कि 30 वर्षों में कितना वर्ग किलोमीटर जो वन था, जो जंगल था, जिसको काट कर कृषि भूमि बना दिया गया है, उसको कृषि योग्य भूमि बना दिया, फसल उपजाने के लिए उसको तैयार कर दिया गया वनों को काट कर। 30,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 या फिर 35,500? तो 1951 से 1980 में लगभग सिर्फ 30 सालों में 35,500, 35,500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तित हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35,500। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो जंगलों का सर्वे करता है उसकी एक एनजीओ टीम होती है। तो उस एनजीओ टीम की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में पूरे विश्व में, अर्थात पूरी दुनिया में यह सर्वे किया गया था कि कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 6 अरब हेक्टेयर में, 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर, 8 अरब हेक्टेयर भूमि पर, या फिर 5 अरब हेक्टेयर भूमि पर? तो जो पूरा विश्व है, हमारा पूरा दुनिया है, उस पूरे दुनिया के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में कुल 4 अरब हेक्टेयर में क्षेत्र में भूमि का विस्तार था। तो इसका सही आंसर 1948 का ये सर्वे है। अब क्या पता घट गया होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको आंसर 1948 के रिलेटेड ही आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? अर्थात अगर आपको पर्यावरण को संतुलित रखना है तो आपके कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना आवश्यक है? 20% पर, 33% पर, 23% पर, या फिर 43% पर? तो पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कम से कम 1/3 भाग, मतलब कि 33% भाग पर तो भूभाग पर वन का आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 33% भूभाग पर वन का होना आवश्यक होगा। कुनैन किस रोग की दवा है? यह एक दवा का नाम है। पूछा जा रहा है कि इससे कौन सा रोग ठीक हो जाता है। कुनैन किस रोग की दवा है? दमा रोग, मलेरिया रोग, कैंसर रोग, या फिर एड्स रोग? तो जैसा कि आपने इससे पढ़ा कि टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, उसी प्रकार कुनैन का उपयोग किस में होता है? तो कुनैन का उपयोग मलेरिया में होता है। मलेरिया को यह ठीक कर देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुनैन मलेरिया रोग की दवा है। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इससे पहले तो आपने यह पढ़ लिया कि कुनैन किस रोग की दवा है, तो कुनैन मलेरिया रोग की दवा है। और कुनैन कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? आक के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से, या फिर हिमालयन यव के वृक्ष से? तो जो कुनैन है यह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है और इससे मलेरिया रोग को ठीक किया जाता है। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? यह जो बांध परियोजना थी यह कब प्रारंभ हुई थी? इसका शुरुआत कब हुआ था? 72 में, 1973 में, 1974 में, या फिर 1975 ईस्वी में? तो बांध परियोजना का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांध परियोजना का आरंभ 1973 ईस्वी में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जैसा कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसी प्रकार आप पशु भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, चीता, बाघ या फिर हिरण? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह बाघ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।
घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? यह जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वह कहाँ स्थापित है? क्योंकि इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ लिया कि घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। भारत के अलावा घड़ियाल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसके प्रजनन की, इसकी जनजाति को बढ़ाने के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो वह जो प्रजनन केंद्र है वह कहाँ स्थापित है? नंदनकानन में, मुरैना में, घाना में या फिर काजीरंगा में? तो यह जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, इस घड़ियाल प्रजनन केंद्र को मुरैना में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना में स्थापित है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र, जो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया? नंदनकानन उड़ीसा में, मुरैना मध्य प्रदेश में, घाना राजस्थान में, पेरियार केरल में। तो ये सभी राज्य का नाम है और ये उसकी जगह का नाम है। तो जो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया वह नंदनकानन उड़ीसा में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उजला बाघ के प्रजनन को, प्रजाति को बढ़ाने के लिए भारत में एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया और वह नंदनकानन उड़ीसा में स्थापित किया गया है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। जो संकटग्रस्त पादप प्रजाति होती है, अर्थात जिनकी प्रजाति बिल्कुल ही खत्म होने वाली होती है पेड़ पौधों की प्रजाति, तो उसकी सूची को क्या कहते हैं? ग्रीन डेटा बुक, रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, फिर ऑरेंज डेटा बुक। तो उसको रेड डेटा बुक खतरे के संकेत से दर्शाया जाता है कि संकटग्रस्त वह पादप प्रजाति हो गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड डेटा बुक। साल किस वन का वृक्ष है? यह जो साल है यह किस वन का वृक्ष है? अर्थात ये 4 वन का नाम पूछा जा रहा है कि इनमें से किन वनों में साल का पेड़ पाया जाता है? सदाबहार वन में, डेल्टाई वन में, शुष्क वन में या फिर पतझड़ के वन में? तो जो साल है यह पतझड़ के वन का वृक्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साल पतझड़ वन का वृक्ष है। हॉटस्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? यह जो हॉटस्पॉट्स की पहचान है उस पहचान पर किस वैज्ञानिक ने जोर दिया था? महबूब हक ने, चरक ने, नॉर्मन मेयर्स ने या फिर अमर्त्य सेन ने? तो हॉटस्पॉट्स की पहचान पर नॉर्मन मेयर्स ने सबसे अधिक जोर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉटस्पॉट्स की पहचान पर जोर किसने दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया था? जो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था जो कि 1986 ईस्वी में विकसित हुआ था, तो वह कहाँ विकसित किया गया था? सुंदरवन में, नीलगिरी में, नंदादेवी में या फिर पंचमढ़ी में? तो उसको नौलगिरी नहीं, नीलगिरी होगा, नीलगिरी में 1986 ईस्वी में विकसित किया गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये जो वन्य जीव बोर्ड थी, इस वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 52 में, 50 में, 54 में या फिर 1951 ईस्वी में? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियोस मिलते रहे, इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? ये जो प्लाईवुड होता है, उन प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, फिर चीन में? तो ये जो प्लाईवुड का निर्माण था, जो प्लाईवुड की पद्धति, इसको सबसे पहले जर्मनी देश में चालू किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी देश में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत बार क्वेश्चन बैंक में भी पूछा जा चुका है और बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के अनुसार भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण जो अधिनियम है यह कब लागू किया गया था? 1920 में, 1080 में, 1990 या फिर 2000 ईस्वी में? तो वन संरक्षण अधिनियम को 1080 ईस्वी में ही लागू कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत पहले इस वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था 1080 ईस्वी में। सुंदरवन है, ये जो सुंदरवन है ये कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरला में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये जो सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया, उद्योगों का जनक कहा गया, माता कहा गया? सोना को, तांबा को, लोहा को, फिर मैंगनीज को? तो लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी कहा गया, क्योंकि लोहा खनिज के बिना कोई भी उद्योग में किसी भी यंत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यंत्र भी सभी लोहे के ही होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का, क्योंकि यंत्र जो होते हैं वे लोहे के होते हैं और अगर यंत्र नहीं बनेंगे तो किसी अन्य उत्पाद को नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए लोहा को सभी खनिज के उद्योगों का जननी कहा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जो सीमेंट उद्योग है इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वह चूना पत्थर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है।
एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज की, टीन की, लोहा की या फिर बॉक्साइट की? तो ये जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बॉक्साइट का एक ऐसा एल्यूमिनियम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको एल्यूमिनियम बनाना है तो आपको बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो लोहा खनिज है उसको सभी उद्योगों का जननी कहा गया है। तो यह जो लोहा उत्पादक करने वाला भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, अर्थात अधात्विक खनिज है? सोना, टीन, अभ्रक या फिर ग्रेफाइट? तो सोना में धातु का अंश पाया जाता है, टीन में भी पाया जाता है और ग्रेफाइट में भी पाया जाता है। लेकिन अभ्रक एक ऐसा धातु है, एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु का अंश पाया ही नहीं जाता। यह अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अर्थात अधातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो उड़ीसा राज्य है यह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन करती है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या फिर तांबा? तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है, और उड़ीसा मैग्नीज खनिज का ही सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीज। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? अर्थात इनमें से कौन सा खनिज है जो कि धात्विक खनिज है? इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण जो था अभ्रक था, और इसमें पूछा जा रहा है कि लोह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर? तो यह जो मैंगनीज है इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, अभ्रक में भी नहीं पाया जाता है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसमें भी नहीं पाया जाता, और चूना पत्थर से तो सीमेंट बनाया जाता है। तो लोह युक्त खनिज का जो उदाहरण हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंगनीज लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? अगर आप 1 टन इस्पात बनाना चाहते हैं, 1000 किलो इस्पात, तो कितना मैंगनीज का आपको उपयोग होगा? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए कम से कम 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? अर्थात इन तीनों में से ऐसा कौन सा एक प्रकार है जो कि एक लौह अयस्क का प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लिग्नाइट तो कोयला का अयस्क है, बिटुमिन्स भी कोयला का अयस्क है, और हेमाटाइट एक ऐसा अयस्क है जो कि एक लौह अयस्क का प्रकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में लगभग कुल कितने खनिज पाए गए हैं? 50 खनिज, 100 खनिज, 150 खनिज या फिर 200 खनिज? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए गए हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में लगभग कितने खनिज, लगभग में पूछा जाता है कि कितने खनिज पाए गए हैं? तो 100 खनिज पाए गए हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 खनिज। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए।